नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम हुए भीषण धमाके की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने संभाल ली है। इस विस्फोट में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से अधिक लोग घायल हैं। जांच एजेंसियों ने इसे आतंकवादी हमला मानते हुए यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है। मुख्य संदिग्ध जम्मू कश्मीर के पुलवामा का डॉक्टर मोहम्मद उमर बताया जा रहा है, जो फरीदाबाद के एक आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा था। एनआईए सूत्रों के अनुसार उमर ने घबराहट में यह आत्मघाती हमला किया, जिसमें उसकी भी मौत हो गई। सोमवार शाम 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी I-20 कार में विस्फोट हुआ। कार में अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल और डिटोनेटर का इस्तेमाल किया गया, जिससे कई गाड़ियां जल उठी और इलाके में भगदड़ मच गई। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि कार सुबह बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली आई थी और शाम तक वहीं खड़ी रही। एनआईए को धमाके से जुड़े अहम सुराग मिले हैं और जांच तेज कर दी गई है। दिल्ली के लाल किला धमाके की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर मोहम्मद पुलवामा के कोयल गांव का रहने वाला था और फरीदाबाद के अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर था। उसने धमाके में इस्तेमाल हुई I-20 कार नंबर HR26CE7674 29 अक्टूबर को पुलवामा के तारिक अहमद मलिक से खरीदी थी। ब्लास्ट के बाद उमर लापता हो गया और सीसीटीवी में मास्क पहने उसी को कार चलाते देखा गया। घटनास्थल से मिले बॉडी पार्ट्स के डीएनए टेस्ट के लिए उसकी मां शहीमा बानो का सैंपल लिया गया है। इस मामले में पुलवामा, अनंतनाग और लखनऊ के कई डॉक्टरों का आतंकी नेटवर्क सामने आया है, जिसे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल कहा जा रहा है। ब्लास्ट से कुछ घंटे पहले फरीदाबाद में जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गज़वात उल हिंद से जुड़े इस नेटवर्क से 2900 किलो विस्फोटक AK-47 और टाइमर बरामद किए गए और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, जिनमें डॉक्टर मुजम्मिल गनी पुलवामा, डॉक्टर अदील अहमद राठर अनंतनाग, डॉक्टर शाहीन सईद लखनऊ, जिन्हें जैश की महिला विंग बनाने की प्लानिंग थी, और उमर इनका करीबी था। मीडिया में सामने आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मॉड्यूल 2 साल से विस्फोटक जमा कर रहा था। 26 जनवरी को बड़े हमले की साजिश थी और इसके लिए लाल किले की रेकी की गई थी। एनआईए ने जांच अपने हाथ में ले ली है और कई राज्यों में छापेमारी जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि साजिशकर्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा। यह धमाका दिल्ली में 13 साल बाद हुआ सबसे बड़ा विस्फोट माना जा रहा है और पूरे दिल्ली एनसीआर में हाई अलर्ट जारी है। अल-फलाह विश्वविद्यालय ने बुधवार को एक बयान जारी कर संस्थान से जुड़े 2 डॉक्टरों से खुद को अलग कर लिया, जिन्हें फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामले में जांच एजेंसियों ने हिरासत में लिया है। अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए विश्वविद्यालय ने कहा कि उक्त व्यक्तियों से उनका कोई संबंध नहीं है, सिवाय इसके कि वे विश्वविद्यालय में आधिकारिक पदों पर कार्यरत हैं, और मामले से उसे जोड़ने वाली रिपोर्टों को निराधार और अपमानजनक बताया। कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर भूपेंद्र कौर आनंद ने अपने बयान में कहा कि हम इस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम से बेहद स्तब्ध और दुखी हैं और इसकी निंदा करते हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं इन दुखद घटनाओं से प्रभावित सभी निर्दोष लोगों के साथ हैं। उन्होंने पुष्टि की कि 2 डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन दोहराया कि विश्वविद्यालय का उक्त व्यक्तियों से कोई संबंध नहीं है, सिवाय इसके कि वे विश्वविद्यालय में अपनी आधिकारिक क्षमता में कार्यरत थे। फरीदाबाद स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय ने दिल्ली धमाके से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों को भ्रामक और निराधार बताया है। विश्वविद्यालय ने कहा कि वह 1997 से संस्थान चला रहा है और 2014 में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बना था। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी भी रसायन या विस्फोटक सामग्री का उपयोग या भंडारण परिसर में नहीं होता। सभी प्रयोगशालाएं केवल MBBS छात्रों के परीक्षण के लिए हैं। विश्वविद्यालय ने अपनी साख धूमिल करने वाले झूठे आरोपों की निंदा की और कहा कि किसी भी बयान से पहले तथ्यों की पुष्टि करें। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने हाल ही में जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गज़वात उल हिंद से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है, जिसमें 3 डॉक्टरों समेत 8 लोग गिरफ्तार किए गए। जांच में पता चला कि आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल गनी ने इस साल जनवरी में कई बार लाल किला क्षेत्र की टोह ली थी। पुलिस को शक है कि यह गतिविधि गणतंत्र दिवस पर हमले की साजिश का हिस्सा थी, जिसे सख्त सुरक्षा के कारण नाकाम कर दिया गया। मॉड्यूल से 2500 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट और सल्फर शामिल हैं, बरामद की गई। इस मामले में हरियाणा के मेवात से एक मौलवी को भी हिरासत में लिया गया है। विस्फोट के बाद दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सीमाओं, बाजारों, मेट्रो स्टेशनों पर पुलिस व अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती की गई है। बुधवार को भूटान से लौटने के कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में LNJP अस्पताल पहुंचे। यहां सोमवार शाम लाल किले के पास हुए कार विस्फोट में घायल हुए लोग भर्ती हैं।
पीएम मोदी ने घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा कि दिल्ली में हुए विस्फोट में घायल हुए लोगों से मिलने एलएनजेपी अस्पताल गया। सभी के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। साजिश रचने वालों को इंसाफ के कटघरे में लाया जाएगा। 10 नवंबर की शाम दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में धमाका हुआ था। इस हादसे में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई। 8 मृतकों की इस लिस्ट में मोहम्मद जुम्मन, मोहसिन मलिक, दिनेश मिश्रा, लोकेश अग्रवाल, अशोक कुमार नोमान, पंकज साहनी और अमन कटारिया शामिल हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 दिन बाद यानी 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल ने सियासत गरमा दी है। अधिकतर सर्वेक्षणों में एनडीए को 133 से 160 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि महागठबंधन ने इन पोल्स को फर्जी और प्लांट बताया है। वहीं जर्नो मिरर नाम के एक पोर्टल ने उलट अनुमान जताया, जिसमें महागठबंधन को 130 से 140 और एनडीए को 100 से 110 सीटें दी गई। वहीं इन एग्जिट पोल्स के बीच आरजेडी ने कार्यकर्ताओं से ईवीएम की सुरक्षा पर निगरानी रखने और किसी भी गड़बड़ी पर शिकायत करने को कहा है। विपक्षी नेताओं सुधाकर सिंह, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव और पप्पू यादव ने एग्जिट पोल को भ्रामक बताते हुए दावा किया कि जनादेश बदलाव के पक्ष में है। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि जनता ने एनडीए पर भरोसा जताया है और असली नतीजे एग्जिट पोल से भी बेहतर होंगे। बता दें कि बिहार में 2 चरणों 6 और 11 नवंबर को वोटिंग हुई थी, जिनमें कुल मतदान 66% से अधिक रहा। अब सबकी नजरें नतीजों पर हैं कि क्या एनडीए वापसी करेगा या महागठबंधन सत्ता पलटेगा। बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एनडीए 14 नवंबर को होने वाली मतगणना के दौरान परिणामों में हेराफेरी करने की कोशिश करेगा और वोटों की गिनती को जानबूझकर धीमा करेगा। तेजस्वी ने दावा किया कि इस बार डाले गए 76 लाख अतिरिक्त वोट बदलाव के लिए हैं, न कि नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए। उन्होंने कहा कि हमें 160 से अधिक सीटें मिलने वाली हैं और 2020 की तरह इस बार फाउल प्ले नहीं चलेगा। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि 2020 में भी जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया था, लेकिन मात्र 12,000 वोटों के अंतर से एनडीए जीत गया था। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मतगणना के दौरान सतर्क रहने की अपील की और कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एग्जिट पोल्स को लेकर बड़ा बयान दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता ने रिकॉर्ड मतदान किया है और इस बार पूरा बिहार बदलाव के मूड में है। 1995 जैसे हालात बन चुके हैं, अब कहीं कोई इफ एंड बट की गुंजाइश नहीं बची है। तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल के नतीजों पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये सर्वे पूरी तरह गोदी मीडिया के इशारे पर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग कल तक मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सर्वे करते थे, उन्हीं सर्वे में नीतीश कुमार सिर्फ 17% पर सिमट जाते थे, लेकिन आज जब चुनाव खत्म हुआ तो वही मीडिया एनडीए को भारी बहुमत दिखा रही है। यह सब स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि एसआईआर को जो बिहार में घुसा दिया गया था, वही अब गोदी मीडिया का नैरेटिव बना रहा है। सैंपल साइज क्या है, उसका मानक क्या है, कोई नहीं बताता। दरअसल एग्जिट पोल सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का जरिया है। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, 18 को शपथ ग्रहण होगा। तेजस्वी ने कहा कि लोगों की प्रतिक्रिया इस बार बेहद सकारात्मक रही है और परिवर्तन तय है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि वोट चोरी रोकेंगे और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो कुर्बानी देना पड़े, इस बार काउंटिंग में बेईमानी नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि मतदान के बाद उन्हें बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिल रहे हैं कि हमारे पास जो ग्राउंड रिपोर्ट आई है वो बेहद सकारात्मक है। बीजेपी और एनडीए के कैंप में भौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। लोग लाइन में खड़े होकर वोट दे रहे थे और उसी दौरान चैनलों ने एग्जिट पोल चलाना शुरू कर दिया। यह साफ तौर पर जनता के जनादेश को प्रभावित करने की कोशिश है। तेजस्वी ने कहा कि इस बार बिहार की जनता ने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया है। बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी, जिसे उन्होंने अर्श पर या फर्श पर वाली चुनौती के रूप में पेश किया था, एग्जिट पोल्स के अनुसार फर्श पर नजर आ रही है। राज्य की लगभग सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद अधिकतर सर्वेक्षणों ने पार्टी को 0 से 2 सीटों के बीच अनुमानित किया है। पीपुल्स पल्स ने 0 से 5, भास्कर ने 0 से 3, मैट्रिक्स ने 0 से 2, जेवीसी ने 0 से 1 और टीआईएफ रिसर्च ने 0 सीटें बताई हैं। एनडीटीवी के पोल ऑफ एग्जिट पोल्स के मुताबिक एनडीए को 147 सीटें और महागठबंधन को 90 सीटें मिल सकती हैं, जबकि जनसुराज पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिलने का अनुमान है।
विशेषज्ञों का कहना है कि जनसुराज पार्टी ने महागठबंधन के वोटों में सेंध लगाई, जिससे विपक्ष को नुकसान हुआ। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सिर्फ 1 साल पुरानी पार्टी के लिए बिहार जैसे राज्य में पैर जमाना आसान नहीं है। फिर भी सबकी निगाहें 14 नवंबर के नतीजों पर टिकी हैं, क्योंकि एग्जिट पोल कई बार गलत साबित हुए हैं। टीएमसी ने भाजपा सांसद शांतनु ठाकुर द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की कड़ी आलोचना की है। पार्टी ने भाजपा पर महिला द्वेषी मानसिकता का आरोप लगाया। टीएमसी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि भाजपा में महिला विरोध कोई संयोग नहीं बल्कि उनकी राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा है। जब भी वे ममता बनर्जी के साहस और दृढ़ता का मुकाबला नहीं कर पाते तो गालियां देने लगते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वीडियो में शांतनु ठाकुर ममता बनर्जी के रंग रूप पर टिप्पणी करते दिखे, जिसमें उन्होंने कहा कि क्या आपने हाल ही में ममता बनर्जी का चेहरा देखा है, वह आम के बीज की तरह सूख गया है। टीएमसी ने इसे भाजपा की नारी विरोधी सोच का उदाहरण बताया। टीएमसी ने याद दिलाया कि यह पहली बार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के दीदी ओ दीदी बयान से लेकर गिरिराज सिंह, सुकांत मजूमदार और अभिजीत गंगोपाध्याय की टिप्पणियों तक भाजपा नेताओं ने कई बार महिलाओं का अपमान किया है। पार्टी ने कहा कि भाजपा ममता बनर्जी से राजनीतिक रूप से हारती है, इसलिए व्यक्तिगत हमले करती है। भूटान की ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भारत उसे 4000 करोड़ भारतीय रुपए कर्ज के रूप में देगा। यह कर्ज रियायती दरों पर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते पर हस्ताक्षर हुए और कई घोषणाएं हुई। भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा यह जानकारी दी गई है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।